इम्पोर्टेंस क्या क्या है भैया? केमिस्ट्री मालूम है, जो केमिस्ट्री एवरी लाइफ में सारे वही केमिकल्स भरे हुए हैं जो डेली हमारी लाइफ में यूज होते हैं। वो कौन कौन से हैं मालूम है? 3 चीजों की हमारे लिए जरूरत पड़ती है। कौन सी 3 चीजें यहाँ पर कौन सी हैं वो तो पता नहीं। रोटी, कपड़ा और मकान, अमिताभ बच्चन की मूवी। रोटी खाने को चाहिए, कपड़ा पहनने को चाहिए, मकान रहने के लिए चाहिए। ठीक है। हाँ हाँ सर। तो हमें मालूम है कि तीनों चीजें कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। तो हमारे अन्नदाता कौन है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। ठीक। हाँ सर। 3 चीजें हमें खाने के लिए चाहिए। फोर्थ बेसिक नीड। अब फोर्थ क्या है? मेडिसिन, जिंदा रहने के लिए। हाँ सर। राइट। 4 चीजें यहाँ पर हो गई। तो मेडिसिन क्या? इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। वो भी हमें चाहिए। तो हमारे लिए 4 बेसिक नीड्स हो गई। रोटी, कपड़ा, मकान। हम नई मूवी बनाएंगे, जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो रोटी, कपड़ा, मकान और दवाई, हाँ सर। है ना? तो ऐसे लिखेंगे हम। तो केमिस्ट्री क्या करता है? प्ले वाइटल रोल इन ए डे टू डे लाइफ। क्लियर? हाँ सर। केमिस्ट्री क्या करती है भाई? हमारी लाइफ को भी इम्प्रूव करती है। ये तो है मालूम ही है, हाँ क्योंकि सर। हमारी सब पर भारी। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। जो केमिस्ट्री हमारे लिए डेली लाइफ में यूज होती है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? देखिए, इसमें आ जाएंगे आपके पाउडर, लिपस्टिक, लाली, लिपस्टिक, पाउडर, जितनी भी चीजें, डिटर्जेंट, धोने, खाने और बचने के सारे तरीके इसके अंदर आ जाएंगे। फूड प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, प्रिजर्वेटिव्स आ जाएंगे, मेडिसिन आ जाएंगी, एंटीबायोटिक वगैरह सब आ जाएंगे, डाइज वगैरह आ जाएंगी। कुल मिलाकर के अपने को प्लस का ठप्पा लगा दीजिए। हाँ सर। ठीक है ना? हाँ। मालूम है सिंबल कहाँ मिलता है? हॉस्पिटल। हाँ, अपने को कभी नहीं लेना है इसको, सिंबल को। राइट। हाँ सर। तो डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट और क्योर इक्वल टू क्या है? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो हाँ सर। 4 क्वाड्रेंट डेफिनेशन ऑफ ड्रग की हो गई। डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और क्योर। राइट। हाँ सर। क्वेश्चन है, द फोर्थ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, बंगला ऑफ फूड, डिटर्जेंट, मेडिसिन। कितना भयंकर क्वेश्चन है। चलो, तुम लोग तो बोलोगे नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन 4 क्वाड्रेंट्स दैट डिफाइन अ ड्रग? ऑल ऑफ दीज। ठीक है। अब ड्रग क्या है? ड्रग का मतलब वो वाली ड्रग नहीं है, हाँ सर। लोग पकड़े दवाई गए हैं। की ड्रग है ये। अब ड्रग का मतलब क्या? अभी भाई अपने बात कर ली है। सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ डिसीज, उसे हम कहते हैं ड्रग। तो हाँ सर। ड्रग वर्ड से, फ्रेंच वर्ड से डेराइव किया गया है। इसका मीनिंग है ड्राई हर्ब, यानी ड्रग। तो ड्रग्स केमिकल्स हैं जिसका लो मोलर मास कितना? 100 से 500 यूनिफाइड मास होता है। तो ये ड्रग किससे इंटरेक्ट करते हैं? मैक्रोमोलिकुलर टारगेट, मैक्रोमोलिकुलर टारगेट से इंटरेक्ट करते हैं और बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। वैसे मैंने बताया था कि ड्रग ने अटैक किया टारगेट पर, टारगेट को ड्रग लगी, टारगेट चिल्लाया, चिल्लाने को हम बोल देंगे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। जैसे हाँ। चिल्ला चोट हुई, चोर भाग गए, यानी जो भी हमारी बॉडी में गड़बड़ हो गई थी वो सब ठीक हो गई। ये क्या कहलाएगा? बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स कहलाएगा। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन मेडिसिन इन कीमोथेरेपी। देखिए, तो जब ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स थेरेप्यूटिक और यूजफुल होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? मेडिसिन कहते हैं। ठीक है। अगर मेडिसिन हाई डोज में ले लिया जाए तो क्या होता है? वही। भाई हमारे लिए जहर का काम करता है। कभी भी ये मेडिसिन जो हम लेते हैं वो डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। अब जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज को हम क्या कहते हैं? थेरापी। थेरापी 2 टाइप की होती है, कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी। कीमोथेरेपी का मतलब क्या है? अगर हम केमिकल्स यूज करते हैं तो कीमोथेरापी, रेडिएशन यूज करते हैं तो रेडियोथेरापी कहलाती है। हाँ। एक अच्छे ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होना चाहिए? पहली बात तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को डिस्टर्ब ना करे। इसके अलावा होस्ट पर तो हार्मलेस, हार्मलेस हो होस्ट के लिए, लेकिन जो माइक्रोब्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दें। ऐसा ना हो ड्रग हमें पहले निपटाए और माइक्रोब्स को बाद में निपटाए। बोले जब यही नहीं रहेगा माइक्रोब्स क्या बिगाड़ लेंगे, हैं? एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? इंटेस्टाइनल फ्लोरा को एक किल कर देते हैं। ठीक है ना? पेट में मतलब दर्द होने लगता है। ठीक, समझ गए? तो इंटेस्टाइनल फ्लोरा मतलब। मिनिमम साइड इफेक्ट होने चाहिए इसके। और क्या होना चाहिए? लोकलाइज्ड इफेक्ट होना चाहिए। जैसे लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है? वो एक पर्टिकुलर जगह पर उसको अनकॉन्शियस करता है। और मिनिमम साइड इफेक्ट, और पहली बात सस्ती होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें सर दर्द हो रहा है तो मिनिमम सर दर्द हो रहा है, और लो क्वांटिटी में इफेक्टिव होना चाहिए।
सर दर्द हो रहा है, क्या करूं, आज तो हम खाना नहीं खाएंगे क्योंकि 250 ग्राम में सेरिडोन खाना है। 250 ग्राम। ठीक है ना। और महंगी भी नहीं होनी चाहिए, पता लगा कि सर दर्द की गोली खरीदने के लिए हमें एफडी ब्रेक करनी पड़ रही है। हाँ सर। साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, पता लगा सर दर्द ठीक हो गया, पेट दर्द शुरू हो गया। हाँ चौथा, पता लगा जिसने दवाई खाई वही मर गया। तो होस्ट फॉर्म हार्मफुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन हार्मफुल किसके लिए होनी चाहिए, माइक्रोब्स पर हार्मफुल होने चाहिए, और लोकलाइज्ड अफेक्ट इफेक्ट हो उसका। अब ड्रग का क्लासिफिकेशन 4 तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। पहला, बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में क्या होता है, सारे टाइप की क्लासिफिकेशन, सारे टाइप की दवाइयां आपने रख ली। कैसे, डॉक्टर आपसे पूछता क्या हुआ था, डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, समझ गया, अच्छा पेन किलर देना है इसको। तो हाँ बोला डॉक्टर साहब नहीं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर आ रहा है, अच्छा समझ गया डॉक्टर, एंटीबायोटिक खिलाना है इसको। हाँ। मतलब वो कुछ नहीं करता, तो मुझसे पूछ पूछ करके तुम्हें खिला देता है। हम्म। ठीक है ना। तो फार्माकोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है वो डॉक्टर के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि इसमें एक वाइड रेंज मिल जाती है। बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ ड्रग, ड्रग कहाँ पर एक्ट करेगी, जैसे एंटीहिस्टामिन वो अलग रिसेप्टर पर एक्ट करेगी, और एंटी एसिड अलग जगह एक्ट करेगी। एंटी एसिड खाने से कभी हिस्टामिन का सिक्रीशन बंद नहीं होता। क्यों, दोनों के जंक्शन अलग अलग जगह है। सर हिस्टामिन क्या बेस्ड होता है? ऑन बता रहा हूँ, बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। जैसे केमिकल स्ट्रक्चर को आप यूं समझिए कि आपके पास चाबी है, तो एक ही चाबी से आप पड़ोस के घर का ताला नहीं खोल पाओगे, हाँ सर। यानी केमिकली उसमें सिमिलरिटी होनी चाहिए। ठीक। और चौथा क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर टारगेट, यानी कहां पर जाकर के बम फूटेगा। ये वाला जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है सबसे ज्यादा किसके लिए इफेक्टिव है, पहला वाला जो इफेक्टिव है किसके लिए, ये डॉक्टर्स के लिए, और चौथा वाला है वो किसके लिए, फार्मासिस्ट के लिए इफेक्टिव है। फार्मासिस्ट इसी को देख देख करके मेडिसिन बनाते हैं कि वो कहां पर जाकर के बम फूटेगा, वो मेडिसिन कहां पर जाकर के अफेक्ट करेगी। तो ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया है, 4 टाइप से All of the क्लासिफाई above. किया गया है। कौन कौन से, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, नंबर दूसरा केमिकल एक्शन, तीसरा मॉलिक्यूलर टारगेट, याद आ गया ना। सर ड्रग इज ए सब्सटेंस यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ऑल ऑफ, हो सर गया। ड्रग्स प्रिवेंशन के लिए कैसे यूज होते हैं? ड्रग का मतलब ये पगले, ड्रग का मतलब वो वाली ड्रग नहीं है, नशे वाली ड्रग, ये मेडिसिन यानी ड्रग भी है। हाँ सर वो तो समझ में आ गया, लेकिन प्रिवेंशन के लिए कैसे? क्यों, ड्रग किसके प्रिवेंशन के लिए, डिसीज के प्रिवेंशन के लिए, रोकने के लिए। सर तो अपन को तो जब डिसीज होती है अपन उसके बाद में दवाई खाते हैं ना? कोरोना का वैक्सीन मत लगवाना, अच्छा वो तो वैक्सीन है ना। है। ठीक है। अब आ जाते हैं ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, ड्रग यानी बंदूक, टारगेट यानी मरने वाला। हाँ। तो ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, तो यहाँ पर जो ड्रग टारगेट होता है वो कौन होता है, प्रोटीन। मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, ये टारगेट की तरह बिहेव करते हैं। तो प्रोटीन तो मालूम ही है, प्रोटीन बॉडी में एंजाइम का भी काम करते हैं, तो बहुत से फंक्शन को परफॉर्म करते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन एंजाइम भी है, प्रोटीन रिसेप्टर भी है। रिसेप्टर का मतलब क्या है, जैसे आपका हाथ किसी ने पकड़ा तो आपको समझ में आ जाता है कि हाथ ठंडा है कि गर्म है। मैंने तुम्हारे हाथ पर कोई चीज रखी तो आपको पता लग जाता है गर्म है कि ठंडी है, क्योंकि हर चीज का एक अपना अपना रिसेप्टर होता है। तो ऐसी जो ड्रग हम लेते हैं, तो ड्रग का कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, तो ड्रग उसी पर्टिकुलर रिसेप्टर पर जाकर के बैठती है, और वो रिसेप्टर फिर सिग्नल देता है, रेस्पॉन्स देता है कि भैया इसने अटैक कर दिया, आप चुप हो जाओ, मास्टर जी आ गए हैं, मास्टर जी बैठ गए हमारे सर पर, अब चिल्लाना बंद कर दो। सर इस तरीके से बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स दे करके उस तकलीफ को दूर किया जाता है। एक्शन ऑफ ड्रग ऑन एंजाइम, एंजाइम क्या है आपको मालूम है कि एंजाइम सारे के सारे प्रोटीन होते हैं, सारे एंजाइम्स प्रोटीन है, यह मालूम है। और बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट का मतलब है लिविंग टिश्यूज में ही आप सारे के सारे एंजाइम्स मिलते हैं। ठीक है ना। हाँ सर। और एंजाइम्स आर सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स फाउंड इन ब्लड, ब्लड भी क्या है, हाँ ब्लड तो एक प्रोटीन है, ब्लड एंजाइम नहीं है। एंजाइम मालूम है, जैसे कि एंजाइम के लास्ट में जनरली ए एस ही लिखा रहता है, हाँ एच,
याद आया? तो इनकी नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होती है और मैकेनिज्म इन प्रेजेंस ऑफ ड्रग में क्या होती है? तो देखिए दो टाइप की मैकेनिज्म होती है, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव का मतलब तो ये हो गया कि तुम्हें एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अब सीट फिक्स है, तुम कंपटीशन कर रहे हो दूसरे बच्चों से कि हमें अंदर घुसना है, दूसरा बच्चा बाहर जाएगा तभी तुम अंदर घुसोगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो गया। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ लेकिन मैं क्या, तुम घुस जाओ, मैं पैसे दे के अंदर घुस जाऊंगा, नॉन कॉम्पिटिटिव। हाँ मैं तुम्हें हटाने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अंदर घुस जाऊंगा, नॉन कॉम्पिटिटिव। बात समझ में आ गई? हाँ सर। ऐसा होता नहीं है जेई में, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो दो टाइप की यहाँ पर मैकेनिज्म होती है। कॉम्पिटिटिव का मतलब जिस चेयर पर तुम्हें बैठना है उसी पर कोई दूसरा भी बैठना चाहता है, कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है, मैं चेयर पे मैं भी नहीं बैठूंगा ना तुम्हें बैठने दूंगा, क्या करूंगा, चेयर को थोड़ा सा पलट करके उल्टा बैठ जाऊंगा, अब बैठो, या फिर ऐसे रास्ते में बैठ जाऊंगा कि तुम चेयर तक पहुंच ही नहीं पाओगे, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, तो नॉर्मल मैकेनिज्म में देखिए, एंजाइम का जो फंक्शन है वो क्या करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट को केमिकल रिएक्शन से होल्ड कर लेता है। तो एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम में कई जगह जगह पर कुछ चेयर यानी ये मान लीजिए कुछ साइट्स होती हैं जहां पर आकर के सबस्ट्रेट अटैच होता है, उन साइट को हम कहते हैं एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट पर जाकर के सबस्ट्रेट अटैच होता है। लेकिन कई बार एंजाइम में एक्टिव साइट के अलावा भी दूसरी साइट्स भी होती है जिसे हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। तो देखिए एंजाइम है, ये एक्टिव साइट है, ठीक, ताला चाबी प्रिंसिपल जैसा है, हर ताले में वही चाबी लगेगी जिसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर उसका जैसा हो। तो एंजाइम और ये सबस्ट्रेट दोनों फिट हो गए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स देखो ये फिट हो गया, ठीक है, बिल्कुल शेप उसका उसी जैसा कॉम्प्लेक्स बन गया। जैसी कॉम्प्लेक्स बना, ये इंटरेक्शन इसकी हो गई, कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन है, क्यों, क्योंकि उसी में बैठना है हमें जाकर के, माँ की गोद है, बच्चे दो हैं, मैं बैठूं या तू बैठ, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है ना। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट में कौन से टाइप की इंटरेक्शन हो गई, कॉम्पिटिटिव। इंटरेक्शन हो गई। आयनिक बॉन्डिंग भी हो सकती है इनके बीच में, इंटरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग भी हो सकती है, वांडरवाल इंटरेक्शन भी हो सकता है। ये भी पूछ लेते सभी टाइप के फोर्सेस इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये बात समझ में आई? हाँ अब फाइनली फिर होगा क्या, ये जो सबस्ट्रेट है वो बाहर हो जाएगा, सबस्ट्रेट बाहर हो गया और एक्टिव साइट फिर से फ्री हो गई। एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, ठीक। अब ड्रग के प्रेजेंस में देखिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा, एक्टिव साइट से, एक्टिव साइट है, अब इसमें देखिए सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट बैठा हुआ है, कोई ड्रग भी बैठा हुआ है, अब लड़ेंगे दोनों, कौन जाकर के बैठ जाए, कौन जाकर के बैठ जाए, कहलाए कॉम्पिटिटिव, यानी कॉम्पिटिशन बिटवीन ड्रग एंड सबस्ट्रेट। तो ड्रग क्या करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी को हिंडर करेगा, जो आपने दवाई खाई है वो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देगा। तो उस एंजाइम की सिक्रीशन की वजह से या एंजाइम की नहीं निकलने की वजह से जो तकलीफ हो रही, तो वो तकलीफ से हम छुटकारा पा लेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ सर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, एक्टिव साइट तो ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ देखिए, ये नीचे की तरफ ये दिख रहा है आपको, ये हाँ कौन सी सर। साइट कहलाती है, एलोस्टेरिक साइट कहलाती है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट और ड्रग दोनों है, तो ड्रग तो क्या करेगा, ऑक्यूपाई एलोस्टेरिक साइट, वो नॉन कॉम्पिटिटिव करेगा, सबस्ट्रेट को बोलेगा जा बैठ जा, यहाँ बैठ जा, और ड्रग कहाँ से चिपक जाएगा, यहाँ से चिपक जाएगा, ठीक है ना। तो हाँ सर। ड्रग एलोस्टेरिक साइट पर जाके बैठ जाएगा, तो सबस्ट्रेट कैन नॉट ऑक्यूपाई। अब जब ये वहां पर जाके चिपक गया तो क्या होगा, जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट का शेप देखिए अभी कैसा दिख रहा है आपको, ऐसा दिख रहा है। जैसे ही वो ड्रग एक्टिव साइट पर बैठा तो उसका शेप ही चेंज हो गया, सबस्ट्रेट देखते ही रह जाएगा ये क्या हो गया, जगह भी खा लिए, हम फिर भी नहीं बैठ पा रहे, यानी समुद्र में तैरने के बाद भी आप प्यासे हैं, वही कंडीशन हो गई। हाँ सर। यानी वही कंडीशन हो गई, खाने की रोटी हाथ में थी, गंदगी में गिर गई, रोटी है लेकिन क्या करें, खा नहीं सकते, हम्म। उसका नेचर बदल गया, राइट। हाँ सर। तो ये कहलाता है नॉन कॉम्पिटिटिव कंपटीशन। क्वेश्चन, एंजाइम्स आर, जल्दी से बताइए। प्रोटीन्स। करेक्ट। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट इन एंजाइम सब्सट्रेट ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following binds at the allosteric site in non-competitive ड्रग। mechanism? सर ड्रग। तेरा ड्रग। receptor
एज ड्रग टारगेट, ये सब एनसीईआरटी का है, ध्यान रखना, सिर्फ एनसीईआरटी से ही अपने को इसको पढ़ना है और कहीं से नहीं पढ़ना, एक एक लाइन ध्यान से पढ़ना है और मैं पूछ बैठूंगा। रिसेप्टर एज ड्रग टारगेट, तो रिसेप्टर्स क्या है, प्रोटीन्स जो क्या होते हैं, बॉडी कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए काम करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो प्रोटीन है वो तो क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर फंसे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह से फंसे हुए होते हैं कि उनका थोड़ा बहुत पार्ट बाहर की तरफ निकला हुआ होता है मेम्ब्रेन के सरफेस से। यानी ये मान के चलिए कि जैसे अगर आप पानी में तैर रहे, मुंह ऊपर खोल लें करके, मुंह ऊपर खोल लें तो वो क्या हो गया, आपका साइट हो गई, सरफेस हो गई, ठीक। तो ओपन्स ऑन द आउटसाइड रीजन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, वहां पर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी रिसेप्टर का काम कर सकते हैं। तो एक्शन ऑफ ड्रग ऑन रिसेप्टर प्रोटीन कैसे होती है, देखिए सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर, ये क्या है, ये रिसेप्टर्स हैं। ये प्रोटीन हो गया, एम्बेडेड प्रोटीन, और रिसेप्टर दिख रहा है हमें सरफेस से खुला हुआ है, ठीक है। ये भी प्रोटीन ही रहते हैं ना? हाँ, ये देखिए पीएलपी लेयर है, फास्फोलिपिड बाइलेयर, ये पीएलपी लेयर प्रोटीन लिपिड प्रोटीन की लेयर है, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन की लेयर है, और रिसेप्टर प्रोटीन हो गए। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो अब इसमें देखिए एक्शन ऑफ ड्रग ऑन रिसेप्टर प्रोटीन कैसे होते हैं, रिसेप्टर एज ड्रग टारगेट, हम उसकी बात कर रहे हैं, राइट। देखिए केमिकल मैसेंजर आया, सबस्ट्रेट इज द केमिकल मैसेंजर यानी हार्मोन्स, ले लें हम, केमिकल मैसेंजर यानी हार्मोन कहलाता है। हाँ ये सर। हार्मोन यानी केमिकल मैसेंजर आया, रास्ते में से गुजरा, सीटी बजाते हुए गुजरा, जागते रहो, मेरे भरोसे मत रहो। चौकीदार क्या बोलता है, जागते रहो, इसका मतलब मेरे भरोसे मत रहो। हाँ सर। समझ गए? तो यहाँ देखिए जैसे ही ये रिसेप्टर पर ये ड्रग या सबसे जो भी जुड़ा, नीचे देखिए वाईफाई चालू हो गया, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन हो गया, हाँ वाईफाई सर। चालू, ठीक है। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन्स अकर्स, तो ये मैसेज भेजेगा, ये मैसेज कहाँ जाएगा, सेल में जाएगा, मैसेज सेल में जाएगा। मैसेज जैसे चला गया तो केमिकल मैसेंजर का काम हो गया, चौकीदार का काम हो गया, वो अगली गली में बढ़ जाएगा और वापस से वो रीगेन कर लेगा, ठीक है ना। तो रिसेप्टर रीगेन इट्स सेफ। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब यहाँ पर दो टर्म आती है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। जैसे आप लाइट ऑन करते हो और ऑफ करते हो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चीजें होती हैं, ठीक वैसे ही एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट चीजें होती हैं, ठीक। एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस को स्टार्ट करना, और एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, उसको इनहिबिट करना, ठीक है। तो एगोनिस्ट में क्या हुआ, नेचुरल को स्टार्ट करना, मतलब ड्रग अटैचेस टू बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर, ठीक है ना, कॉपीज एक्शन ऑफ मैसेंजर। तो दीज आर यूजफुल व्हेन देयर इज लैक ऑफ नेचुरल केमिकल मैसेंजर, अगर नेचुरल नहीं है तो फिर हमें जरूरत पड़ेगी इनकी। दूसरा एंटागोनिस्ट मैंने बता दिया, ड्रग अटैचेस टू बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर, यानी अपोजिट एक्शन ऑफ मैसेंजर, ठीक है। तो चाहे एगोनिस्ट हो चाहे एंटागोनिस्ट हो, दोनों रिसेप्टर पर ही अटैच होंगे। बस एगोनिस्ट क्या करेगा, नेचुरल प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, एंटागोनिस्ट क्या करेगा, उस प्रोसेस को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। हाँ। बात समझ में आई? हाँ तो सर। एंटागोनिस्ट की जरूरत कब पड़ती है, यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज इज रिक्वायर्ड, मैसेज को ब्लॉक करना है, यानी लाइट को बंद करना है, यानी स्विच ऑफ करना है, ऑन ऑफ, एगोनिस्ट ऑन, एंटागोनिस्ट ऑफ होता है। सर ये कब काम आता है? अरे यार वो सब केमिकल वो अपने बॉडी में चलता रहता है, वो तुम्हें नहीं देखना है। देखिए जैसे इंसुलिन आया, हाँ। ठीक है ना, केमिकल मैसेंजर रिसेप्टर से अटैच हुआ, शेप चेंज हो गया, वाईफाई चालू हो गया, ठीक है ना, केजरीवाल सरकार का वाईफाई, फ्री वाईफाई चालू हो गया। तो हाँ। कॉन्फ़िगरेशन रिसेप्टर प्रोटीन में हुआ, ठीक है। हाँ अब सर। ये मैसेज सेल में गया, ये मैसेज सेल में जाने के बाद फिर क्या हुआ, ग्लूकोज जो ब्लड में था हाँ। वो सेल में चला गया, जाते हुए हाँ सर। सेल में चला गया, मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लिया एब्जॉर्ब, हाँ सर। ठीक। अब एब्जॉर्ब हो गया तो केमिकल मैसेंजर चला जाएगा, भैया ग्लूकोज था, मतलब नल थे, नल में से पानी आ रहा था, तुमने पानी भर लिया, अब हम चले नल बंद करने, वो चला गया, रिसेप्टर ने अपना शेप वापस से ले लिया। ये बात क्लियर हो गई?
हाँ आप सर। ये पढ़े। अब केमिकल मैसेंजर देखिए, ये केमिकल मैसेंजर आए, ठीक है, केमिकल मैसेंजर आए, हुआ क्या, जैसे ग्लूकोज, ये देखिए, ये मैसेज दिया और वो निकल गया। निकल गया। हाँ सर। यानी कुल मिला के एक क्या करेगा, उसको ऑन करेगा, एक ऑफ करेगा। अब मुझे बताइए, चार ऑप्शन है। ए टाइप ऑफ ड्रग विच एक्टिवेट द एक्शन ऑफ रिसेप्टर, एक्टिवेट करने वाला एगोनिस्ट। एगोनिस्ट, और डीएक्टिवेट करने वाला, एंटागोनिस्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, केमिकल विच कैरी डिफरेंट मैसेज बिटवीन न्यूरॉन्स एंड मसल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स। केमिकल मैसेंजर्स, ओके। केमिकल मैसेंजर्स बात, ठीक है। जैसे कि एसिटाइल कोलिन, न्यूरॉन्स के बीच में केमिकल मैसेंजर होते हैं वो। न्यूरॉन्स के बीच। हार्मोन भी केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं, न्यूरॉन्स का पूछा है स्पेशली। Drug which binds the receptor and disturb their function is called, एंटागोनिस्ट। ठीक है, एंटागोनिस्ट। केमिकल्स इन मेडिसिन, केमिकल्स इन एवरीडे लाइफ, मेडिसिन में भी यूज होता है, फूड प्रोडक्ट्स में भी होता है, क्लीनिंग एजेंट्स में भी होता है। तीनों चीजें, मेडिसिन, फूड प्रोडक्ट्स और क्लीनिंग एक्शन, ये तीनों चीजें हमारे सिलेबस में है बस इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो केमिकल्स इन मेडिसिन, चलिए ले लेते हैं। केमिकल्स इन मेडिसिन क्लासिफिकेशन में देख लिया था, कौन कौन से पढ़ना है, एंटा एसिड्स, एंटाहिस्टामिन, ट्रैंकुलाइजर्स, एनाल्जेसिक, एंटी माइक्रोबियल्स और एंटी फर्टिलिटी ड्रग। एंटा एसिड का मतलब एसिडिटी से बचने के तरीके सर। वाली दवाइयाँ, एंटी हिस्टामिन यानी जो एंटी एलर्जिक ड्रग्स होती हैं, ओके। ट्रैंकुलाइजर्स मतलब जो। पागलों को शांत करने के लिए दी जाती है, हाँ सर। ठीक है ना। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, पेन किलर। ओके। एंटी माइक्रोबियल का मतलब जो वायरस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होने वाली, उनसे रोकने वाली। एंटी फर्टिलिटी मतलब बर्थ कंट्रोल करने वाली ड्रग्स। हाँ ये सर। हमें पढ़ना है। तो अब यहाँ देखिए, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेस इरिटेशन एंड पेन विच इज कॉल्ड एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब क्या होता है, जब हम पेट में, जब बहुत ज्यादा हम तली मसते हैं, बहुत स्पाइसी फूड खा लेते हैं या तेल मसाले वाला खाना खा लेते हैं, तो क्या होता है, पेट में क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे कि आग लग रही हो, ठीक है ना। उसे हम कहते हैं एसिडिटी। देखो आग ही निकल रही है, देखो थोड़ी देर में तो उसकी स्टार्ट ही जल जाएगी, राइट। हाँ तो सर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एसिड का सिक्रीशन जो गैस्ट्रिक जूस को एक्टिवेट करने के लिए, जो गैस्ट्रिक जूस में HCl निकलता है एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए, वो HCl का सिक्रीशन अगर ज्यादा होने लग जाए तो फिर एसिडिटी होती है इस टाइप से, ठीक है ना। जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं पेट में जलन हो रही है। इसको हाँ कंट्रोल करने के लिए, एसिड को कंट्रोल करने के लिए हम क्या खाते हैं, बेस खाते हैं। तो बेस में या तो आप मिल्क और मैग्नीशिया पी लीजिए थोड़ा सा, लेकिन वो तकलीफ वाला काम है। तकलीफ वाला काम इसलिए क्योंकि अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया, अब आपको तो ये तो पता है नहीं कि कितना कितना उसके अंदर एसिड है। ऐसा तो है नहीं कि पहले मुंह में से आप एसिड निकालोगे, उसको देखोगे, मिली इक्विवेलेंट निकालोगे, अच्छा 5 मिली इक्विवेलेंट, फिर वापस से एसिड पी लोगे, फिर 5 मिली इक्विवेलेंट आप बेस निकालोगे, 5 मिली इक्विवेलेंट बेस पी लोगे, न्यूट्रल शांति। ऐसा हो नहीं सकता। हाँ। तो अगर आपने ज्यादा बेस पी लिया, बेस चला गया, तो एसिड और उस बेस को देख करके बाहर निकलेगा। तो हाँ। अगर घर में पानी आ रहा हो तो क्या करूं, पानी बाहर निकालने के लिए आ रहा है तो या तो बाल्टियों से आप पानी उलीच उलीच के बाहर फेंकिए, या फिर जहां से पानी आ रहा है उस रास्ते को बंद कर दीजिए। सबसे अच्छा तरीका क्या है, रास्ते को बंद कर दें, मतलब उस पाइप को ही ब्लॉक कर दें। हाँ सर। जहां से एसिड का सिक्रीशन हो रहा है उसको ही कंट्रोल कर दीजिए। इसलिए क्या करते हैं, मेडिसिन खाते हैं, एंटा एसिड्स लेते हैं। तो एंटा एसिड्स क्या है, बेस विच न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ एसिड सीक्रेटेड इन द स्टमक ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड। एग्जाम्पल जैसे बेस ले लें हम, वीक बेस, सोडियम बाइकार्बोनेट, मेटल हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। अब लैब में रखो, कुछ मत पी लेना, ठीक है ना। तो एंटा एसिड क्या करता है, कंट्रोल ओनली द सिम्टम्स बट नॉट द कॉज। कॉज को खत्म करने वाला नहीं है। नहीं है, ठीक है। हिस्टामिन, हिस्टामिन इस पे से क्वेश्चन जेई एनटीए में पूछा जा चुका है अभी। तो देखिए हिस्टामिन का ये फार्मूला है, पूछा था, शायद नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछा था, क्या पूछा था, तो इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कितने पाई बॉन्ड है, क्या है, सब पता होना चाहिए।
हिस्टामिन क्या है? एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड है जो लोकल इम्यून रेस्पॉन्स में, इसके अलावा रेगुलेटिंग इन फिजियोलॉजिकल फंक्शन गट वगैरह में, और इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी हिस्टामिन का यूज होता है। हाँ सर। जब भी हिस्टामिन बाहर निकलता है, जब भी ये गब्बर सिंह की तरह बाहर निकलता है, तो क्या होता है? उससे तकलीफ शुरू हो जाती है, क्योंकि ये क्या करता है? हिस्टामिन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। पेप्सिन क्या है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। एंजाइम है, हाँ ठीक है, सर। हाइड्रोलाइज करने वाला। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब वही HCl है। तो हाँ सर। हिस्टामिन के सिक्रीशन से क्या होता है? हिस्टामिन ट्रिगर्स द इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स देता है, यानी एक टाइप से अलर्जिक रेस्पॉन्स भी देता है ये, ठीक है ना। तो जैसे ही ये इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स देगा, तो इम्यून सिस्टम की वजह से क्या होता है? ये एज पार्ट ऑफ एन इम्यून रेस्पॉन्स टू फॉरेन पैथोजन। फॉरेन पैथोजन का मतलब ये नहीं कि बाहर से हमने मुंह में कोई चीज डाल ली, यानी बॉडी जिस भी पैथोजन को या जिस भी चीज को वो आइडेंटिफाई नहीं कर रही है, बॉडी इसको क्या बोलती है? फॉरेन पैथोजन। तो उसके लिए वो इम्यून रेस्पॉन्स देती है, उसी को हम क्या बोल सकते हैं? एलर्जी बोलते हैं। आई अच्छा। बात समझ में? हाँ सर। ठीक है। तो इससे बचने के लिए एंटासिड खाई जाती है। सिमेटिडीन या टेगामेट, ये लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग थी। कई बार पूछ लेते, फार्मूले पूछ लेते हैं, या इसमें कितने केरल कार्बन है, सब पूरा घोटना है आपको, कितने sp3 है, यानी आपको पूरा स्ट्रक्चर दिमाग में बैठना चाहिए इस चैप्टर में से। हाँ सर। ठीक है, एक एक चीज आपको बैठना चाहिए इसमें। कितने केरल एटम है, कितने केरल नाइट्रोजन है, कितने sp3 कार्बन है, कितने sp2 है, कितने पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है, कहीं से ही पूछा जा सकता है। सिमेटिडीन C10H16N6S, ठीक है। तो हाँ सर। सिमेटिडीन क्या करता है? HCl के प्रोडक्शन को कम कर देता है, ठीक है। रेंटिडीन यानी झेंटेक, ये भी क्या है? एंटा एसिड ही है, ठीक है, ये भी वही काम करता है। तो important worldwide using antacid is Genentech. Question: with reference to which classification has the statement ranitidine is an antacid been given? क्या है इसका? क्यों? क्योंकि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से क्या करता है एक्चुअल में? ये क्या करता है? एक्सेस एसिड जो स्टमक में सिक्रीट होता है उसके साथ इंटरएक्ट करता है, इसलिए क्या है? एंटा एसिड है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटा एसिड? एम्पिसिलिन, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, बोथ 2 and 3। तो ये मेडिसिन आपको पता होनी चाहिए। एम्पिसिलिन तो ये तो मालूम है एंटीबायोटिक है, बचा क्या? ओमेप्राजोल और लेंसोप्राजोल, वो जो वही जो एनसीईआरटी में आपके इसमें दिए हुए हैं वो करना है, ठीक है ना। विच ऑफ द केमिकल इज नॉट यूज्ड इन मेडिसिन? एनाल्जिक, एनाल्जेसिक, ट्रैंकुलाइजर, आर्टिफिशियल स्वीटनर और एंटी फर्टिलिटी ड्रग। तो ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर तो मालूम है पागलों को शांत करने के लिए, तो बचा क्या? आर्टिफिशियल स्वीटनर, कोई मेडिसिन नहीं है, ठीक है ना, राइट। Which among the following is not used as an antacid? Sodium bicarbonate, MgOH whole twice, AlOH whole twice, CaCO3। कार्बोनेट। इनमें से कौन सा? CH3। कैल्शियम कार्बोनेट का हम यूज नहीं करते हैं, बाकी हम करते हैं। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन का मतलब क्या होता है? जो हिस्टामिन के सिक्रेशन को रोक दे, हाँ। यानी इंटरेक्शन बिटवीन हिस्टामिन एंड रिसेप्टर इन द स्टमक बाल, उनको रोक दे। यानी हिस्टामिन निकलेगा स्टमक में, रिसेप्टर से वो इंटरेक्ट करेगा, उसके इंटरेक्शन को रोकने वाली दवाइयां कहलाती है एंटाहिस्टामिन, ठीक। तो डिक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ एसिड इज पॉसिबल। तो मास्ट सेल, मस्ट सेल मत नाम लीजिए, मास्ट सेल क्या करता है? रिलीज हिस्टामिन। तो हिस्टामिन जब रिलीज करेगा तो यहाँ पर क्या होता है? एंटी एलर्जिक प्रोसेस यहाँ पर होने लगती है, यानी हमें एलर्जी होने लगती है, उसके सिक्रीशन को ये रोकता है। आई बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये हिस्टामिन है, हिस्टामिन यहाँ पर आया, ठीक है ना, यहाँ पर आया, इसने क्या करा? एलर्जिक एक्शन प्रोड्यूस कर दी। एंटाहिस्टामिन क्या करेगा? इसी जगह पर आकर के बैठ जाएगा, जगह जगह बैठ जाएगा। अभी तो हिस्टामिन का ही बोलबाला था, ठीक है, दीदी जी का बोलबाला था, अब मोदी जी की लहर चली, तो ये एंटाहिस्टामिन यानी मोदी जी आकर के बैठ गए, तो क्या हुआ? हिस्टामिन की इंटरेक्शन से कम हो गई, तो रिड्यूसेस एलर्जिक रिएक्शन।
हाँ क्योंकि हिस्टामिन क्या करेगा, उन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। तो बात समझ में आ रही है? हाँ तो सर। बाकी जो सो गए हैं उनको भी समझ में आ रही है? हिस्टामिन सिर्फ पेट की एलर्जी को करता है अरे एलर्जी पूरी बॉडी की एलर्जी। सर। तो एंटी हिस्टामिन फिर वो तो जो अरे हिस्टामिन तो यार वो सिक्रीशन है, एंटी हिस्टामिन ड्रग है पगले। हाँ सर, एंटी हिस्टामिन का नाम नहीं आया ना अभी कहीं पे। अभी आएगा, नाम बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर। ये देखिए एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, नाम क्या है इसका, ब्रोमफेनेरामीन, बड़ा भयानक नाम है। सर। डाइमेटेप, डाइमेटेन, ये नाम जितने एनसीईआरटी में दे रखे हैं इनके पूरे स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। और अगर तुम्हारी गलतफहमी हो कि नहीं आप तुम्हें रट ली, अब तो हम कभी नहीं भूल सकते हैं, महामूल हर बार आपको दिमाग में बैठाने पड़ेंगे। ये देखिए टेरफेनाडीन, सेल्डेन, ये सब स्ट्रक्चर बच्चों को हमने रटवाए थे और बार बार बीच बीच में पूछता रहता था। तो एनसीईआरटी से इसको ध्यान से पढ़ना है। हाँ सर। Which of the following decreases the secretion of the acid in stomach? एंटी हिस्टामिन। Antihistamine. The molecular formula of Selden. देख ले, पूछा, हाँ अब नहीं याद होगा। चलिए, the ratio of carbon and hydrogen in dimethyl, फार्मूला पता हो तो याद होगा। ठीक है, 16-19 है, कार्बन और हाइड्रोजन देख लेते क्वेश्चन, पीछे आते हैं। डाइमेटेप, ये ये, देखो, ये फार्मूला हाँ आ गया। हाँ सर। ठीक, क्लियर। हाँ सर। न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स, तो न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स कौन कौन से, ट्रैंकुलाइजर्स एंड एनाल्जेसिक्स क्या है, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स हैं। ये क्या करती हैं, मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म को नर्व से रिसेप्टर तक को रोक देती है, नहीं क्या कर देती हैं, किसान आंदोलन की तरह बॉर्डर पर बैठ जाती हैं और ना आने देती हैं किसी को, ना जाने देती हैं, इनका ये काम। हाँ आई बात समझ में? हाँ सर। तो जैसे मान लीजिए अगर किसी ने हमारा हाथ काटा, हाँ तो मैसेंजर मैसेज लेकर के जाएगा कहाँ पर, अपने सिस्टम में, वानेट सिस्टम में जाएगा कि भाई कोई हाथ काट रहा है क्या करूं, तुरंत रेस्पॉन्स आएगा, हाथ हटा ले, हम हाथ हटा लेंगे। हाँ लेकिन अगर बीच में बॉर्डर पर कोई जाकर के किसान बैठ गया, आंदोलन बैठ हो गया चालू, तो फिर क्या होगा, वो मैसेज लेके पहुंच नहीं पाएगा, खड़ा हुआ है, कब रास्ता खुले कब मैं जाऊं, सेठ जी को बताना है कोई हाथ काट रहा है, बॉस को बताना है कोई हाथ काट रहा है, कैसे बताऊं। ठीक है, रास्ता खुला, बोला सेठ जी कोई हाथ काट रहा है, बोले अब क्या काट रहे हैं, अब वो कट गया। तो जब तक वो मैसेज लेके नहीं पहुंचेगा तब तक आपको दर्द नहीं होगा। तो जो एनास्थेसिया देते हैं बस कुछ नहीं करते हैं, मैसेंजर को रोक देते हैं। मैसेंजर को रोक देते हैं, बॉर्डर पर क्या बैठा देते हैं, किसान आंदोलन चालू करा देते हैं। हाँ सर। समझ गए? हाँ सर। तो मैसेंजर पहुंच नहीं पाता है, दर्द उस समय तक होता नहीं। तो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स कौन कौन से, ट्रैंकुलाइजर्स, ये केमिकल कंपाउंड है किसके लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए, ठीक है, या मेंटल डिसीज को कम करने के लिए, राइट, हाँ यूज सर। की जाती है। एनक्सिटी, स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी, एक्साइटमेंट, इन सब को कम करने के लिए ये ड्रग्स ली जाती हैं, तो जिससे अपने को ऐसा लगने लगता है कि हम ठीक ठाक हो रहे हैं। हाँ सर। तो ये क्या है, एक्चुअल में स्लीपिंग पिल्स के एक मेन कंपोनेंट ही है, थोड़ा सा मन शांत हो जाता है। तो हर टाइप के ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं, तो इनकी जो मैकेनिज्म्स होती है अलग अलग होती है। नॉर एड्रिनलिन, अब देखिए एड्रिनलिन, एक एड्रिनलिन हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं 3F हार्मोन। 3F हार्मोन का मतलब क्या है, 3F हार्मोन का मतलब क्या है, नॉर एड्रिनलिन 3F, थ्री एफ हार्मोन का मतलब हो गया फाइट, फ्राइट और फ्लाइट। अच्छा। हाँ इमरजेंसी हार्मोन, संकटकालीन हार्मोन, ये तभी निकलता है जब संकट का बहुत समय होता है। सर। या तो अपनी हिम्मत होगी तो फाइट करना शुरू कर दोगे,
नहीं तो क्या हो जाएगा, फ्लाइट, आप डर जाओगे और डर करके फ्लाइट भाग जाओगे। हाँ सर। ये तो पोलियो ग्रसित मरीज भी भाग जाता है। तो उसका एंटागोनिस्ट कौन होता है, नॉर एड्रेनालिन। कौन होता है बाल गोपालो, नॉर एड्रेनालिन होता है उसका एंटागोनिस्ट। तो नॉर एड्रेनालिन का अगर सिक्रीशन बॉडी में कम हो जाए, कुछ एंजाइम नॉर एड्रेनालिन हार्मोन के सिक्रीशन को बॉडी में कम कर देते हैं, तो क्या होता है, एक्यूट डिप्रेशन वहां पर होने लगता है। जैसे वो डिप्रेशन होता है, तो डिप्रेशन होता है तो मालूम है डिप्रेशन में क्या होता है, देखिए जिस जैसे लेवल कम होता गया डिप्रेशन होता गया, डिप्रेशन होता गया। तो डिप्रेशन होने से क्या होता है, फिर तो उसमें कुछ भी उसको अच्छा नहीं लगता है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। ठीक है ना, सुसाइड भी कर सकता है, दूसरे को मार भी सकता है, उसको लगता है हमारा कोई भी नहीं। तो फिर वो एंजाइम को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो नॉर एड्रेनालिन के पीछे पड़ा हुआ था, उसके सिक्रीशन को रोक रहा था। तो जैसे ही नॉर एड्रेनालिन का लेवल बढ़ेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोलो, मूड चेंज हो जाएगा। तो अगर नॉर एड्रेनालिन का हार्मोन का लेवल कम है किसी भी रीजन की वजह से, सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी बिकम्स लो एंड द पर्सन सफर्स फ्रॉम डिप्रेशन। इसे हम डिप्रेशन बोलते हैं। सिचुएशन में एंटी डिप्रेशन ड्रग्स दी जाती हैं। तो एंटी डिप्रेशन ड्रग क्या करती हैं, उन एंजाइम को इनहिबिट करती हैं जो नॉर एड्रेनालिन के डिग्रेडेशन को कैटालाइज कर रहे होते करते हैं। हैं। ठीक है ना। तो हाँ enzyme, if the enzyme is inhibited, this important neurotransmitter is slowly metabolized and can activate its receptor for longer periods of time. तो ये क्या करेगा, उसके काउंटर इफेक्ट को भी, उसके काउंटर एक्टिंग करके उसके डिप्रेशन के इफेक्ट को भी क्या करेगा, डिप्रेशन इफेक्ट कम कर देगा काउंटर एक्टिंग करके, राइट। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, आइप्रोनियाजिड, फिनेलजीन, दो ड्रग्स हैं। अब आपको इसके भी पता होना चाहिए, फार्मूला सब कुछ पता होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा था बड़ी कठिन है डगर पनघट की। ठीक है, रट के बैठना, अगले लेक्चर मतलब कल। हाँ सर। ठीक है। कुछ ट्रैंकुलाइजर्स जैसे क्लोरोडाइजिपोक्साइड, मेप्रोबामेट, ये रिलेटिवली माइल्ड ट्रैंकुलाइजर्स हैं जो टेंशन को कम करने के लिए, यानी एक टाइप से मूड बूस्टर की काम करते हैं, लेकिन लेना नहीं चाहिए। इक्वानिल, डिप्रेशन और हाइपरटेंशन में इसका यूज किया जाता है। बारबिट्यूरिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स, बेरोनल, अमाइटल, नेम्ब्यूटल, ल्यूमिनल, सिकोनल, ये भी ट्रैंकुलाइजर्स की केसेस है। मेडिसिन आपको याद होनी चाहिए। तो जो डेरिवेटिव्स उन्हें कहते हैं बारबिट्यूरेट्स बोलते हैं। तो बारबिट्यूरेट्स क्या होते हैं, हिप्नोटिक्स होते हैं। ओह। हिप्नोटिक्स यानी स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, थोड़ी सी हल्की सी नींद आने लगती है। हाँ सर। आई बात समझ में। वाला। कुछ और सब्सटेंस जो ट्रैंकुलाइजर की तरह यूज करते हैं वो वेलियम और सीरोटोनिन। ठीक, ये देखो इन सबके फोटो हैं, कितने शानदार छोटे छोटे फोटो हैं। अब सोचिए, अब एंटी इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकती है, ऐसे ऐसे पूछ सकती है कि हमें भी एक बार इन मेडिसिन की जरूरत पड़ जाए। आगे बढ़े, देखो बेरोनल, वेलियम, सीरोटोनिन, हाँ। राइट। अब यही पूछ ले कि सीरोटोनिन ने बताइए कितने नाइट्रोजन है। ये दो। इंटीजर दो। क्वेश्चन आपको आने, 10 क्वेश्चन में से 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। हाँ सर। अब सोच लो इंटीजर में क्या होगा। ठीक है ना, तो 5 क्वेश्चन है, 4-5 चैप्टर इनमें से आने वाले हैं। ओके। पांच क्वेश्चन चार पांच चैप्टर में से एक है। हाँ, डाइजापाम, डाइजापाम तो खूब सुना होगा, बेलियम इज यूज्ड है सर, 8 चैप्टर चल रहे हैं अभी तो इसी में से होगा ट्रैंकुलाइजर। हाँ। दूसरा, सब्सटेंस विच अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इंड्यूस स्लीप इज कॉल्ड, एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक पेन किलर होती है ढोर, हाँ से तो वो करेंगे ना। ट्रैंकुलाइजर्स। Tranquilizers. नेक्स्ट, सीरोटोनिन हैज सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ अभी। एड्रेनालिन। ठीक, हाँ सर। ये बात समझ में आ गई। हाँ सर। सर एड्रेनलिन